यह तय करते समय ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि किन विचारों ने मानवता को सबसे अधिक सहायता दी है। जिन विचारों को हमें ध्यान में रखना है उन्हें मोटे तौर पर दो प्रकार का बताया जाता है। एक तो वे विचार जो ज्ञान तथा तकनीकी को योगदान करते हैं और दूसरे वो जो नैतिकता और राजनीति से संबंध है। मैं पहले उनके बारे में लिखूंगा जो ज्ञान तथा तकनीकी के बारे में है। इतिहास के प्रारंभ से पहले सबसे अधिक कठिन और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। किस बिंदु पर आकर भाषा का जन्म हुआ यह ज्ञात नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि इसका जन्म जो हुआ होगा वह बहुत धीरे धीरे हुआ होगा। भाषा के बिना पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए आविष्कारों या खोजों को जो उसकी जानकारी देनी है उसको हम अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं यदि भाषा विकसित न हो। एक और बड़ा कदम जो मानवता ने संभवतः भाषा के जन्म के पूर्व या पश्चात लिया है वह था आग की खोज और उसका उपयोग। मैं समझता हूं शुरू में इससे केवल जंगली खूंखार जानवरों को सोते समय भगाया जाता था ताकि नींद लग सके, लेकिन आग की गर्मी भी आरामदायक लगती होगी। शायद अनुमान है कि किसी क्षण किसी बच्चे ने मांस का कोई टुकड़ा आग की लपेटों में फेंक दिया होगा। उसे डांट भी पड़ी होगी, लेकिन जब उस टुकड़े को बाहर निकाला गया होगा तो उसका स्वाद जब चखा गया होगा तो उसके स्वाद में अंतर आए होंगे, वह ज्यादा स्वादिष्ट लगा होगा और यहीं से भोजन पकाने का इतिहास शुरू हो गया होगा। पशुपालन ने खासकर गाय और भेड़ का जीवन को सुखकर बनाया, अधिक सुखी बनाया होगा, सुरक्षित भी। कुछ वैज्ञानिकों ने एक रोचक सिद्धांत दिया कि पालतू जानवरों की उपयोगिता क्या होगी यह मनुष्य नहीं जानता था, बल्कि लोगों ने उस जानवरों को पालतू इसलिए बनाया क्योंकि उनका धर्म उन्हें इन जानवरों की पूजा करने को कहता था। जो कबीले जो शेरों मगरमच्छों की पूजा करते थे वे विलुप्त हो गए, जबकि गाय या भेड़ पालने वाले कबीले जीवित रहकर फले फूले। मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूं और पक्ष या विपक्ष में जो साक्ष्य है उसके पूर्ण अभाव में मैं इससे खेलने के लिए स्वयं को स्वतंत्र महसूस करना चाहता हूं। पशुपालन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था कृषि का आविष्कार, जिसने धर्म में रक्त पिपासु कर्मकांडों को जन्म दिया और यह सिलसिला सदियों तक जारी रहा। उर्वरता संबंधी धार्मिक अनुष्ठानों में नरबलि तथा नरमांस भक्षण कैनिबलिज्म की प्रथा थी। मोलक देवता फसलों को उगने न देते जब तक कि उन्हें बच्चों के रक्त का पान नहीं कराया जाता। मैनचेस्टर के मैनचेस्टर में इवांजेलिकल्स
औद्योगिक युग के प्रारंभिक दौर में इस तरह का विचार रखते थे, जिसके अनुसार वे 10 साल के बच्चों को प्रतिदिन 12 से 14 घंटे काम करवाते थे, ऐसे वातावरण में कि जिसमें वे मर जाते थे। आज यह पता चला है कि फसल उगेगी, कपास की वस्तुएं निर्मित होगी बिना बच्चों के रक्त से सींचे। अन्न के मामले में यह हजारों वर्ष बाद पता चला। कपास के वस्तुओं के मामले में ये 100 वर्ष से कम अवधि में पता चल गया। इसलिए दुनिया के विकास तथा उन्नति के कुछ प्रमाण तो है ही। महान प्रागैतिहासिक खोजों में एक था लेखन कला। यह इतिहास लेखन की एक पूर्व शर्त की तरह थी। इतिहास का जन्म इसके बाद ही हो सकता था। लेखन कला बोलने की कला की तरह निश्चित रूप से धीरे धीरे विकसित हुई है। यह चित्रों के रूप में विकसित हुई, जिसमें कोई संदेश छिपा होता था। चित्र के माध्यम से लोग अपने विचारों को व्यक्त करते थे। इस अर्थ में यह बोलने की कला जितनी ही प्राचीन थी, लेकिन चित्र लेखन से अक्षर लेखन और उसके बाद वर्ण तक एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया रही। चीन में यह अंतिम प्रक्रिया कभी हुई ही नहीं। वहां अक्षर वर्ण का विकास कभी हुआ ही नहीं। वहां आज तक सांकेतिक जो है लिखावट चलती है, और सांकेतिक लिखावट से ही लोग अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस तरह से आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड समाप्त होता है। धन्यवाद।